यह 12 सितंबर 1997 का दिन है। 10:45 बजे और लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डनबर आर्मर्ड सुविधा पर मेटियो स्ट्रीट पर एक बड़ा हादसा होने वाला है। 6 मास्क पहने हुए पुरुष अपने हाथों में हथियार लेकर उस भवन में घुस आते हैं, जिससे पूरे शहर में झटके लगते हैं। कर्मचारियों में पैनिक की लहरें दौड़ जाती हैं और वे अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुरुष तेजी से काम करते हैं, लाखों रुपए कैश को सुरक्षा कक्ष से इकट्ठा करते हैं। कुछ ही मिनटों में वे हवा में खो जाते हैं और उनके पीछे एक विनाशकारी तबाही छोड़ जाते हैं। स्थिति एक पूर्ण भयानक दृश्य है, जहां कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड भयभीत होकर भाग जाते हैं। कागज हर जगह फैले हुए हैं, कंप्यूटर जमीन पर गिर जाते हैं और शीशे के टुकड़ों की आवाज भवन के गलियारों में गूंजती है। पुरुषों की उपस्थिति को उनके मास्क और काले कपड़ों से ढका जाता है, लेकिन जिन लोगों को उनकी एक झलक मिलती है, वे एक शक्तिशाली बल के रूप में दिखाई देते हैं, जो एक सटीकता के साथ काम करते हैं जो दोनों गणना और भयावह है। उनके चेहरे छुपे हुए हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अनसुलझी है, जो यह स्पष्ट करती है कि वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हर कदम से वे अपने स्वयं के एक टुकड़ा पीछे छोड़ देते हैं, जो उनके सावधानी पूर्वक बनाए गए योजना को जल्द ही अनसुलझा कर देगा। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, ये पुरुष कौन हैं? गवाहों ने शीशे के टुकड़ों की आवाज और उन लोगों की चीखें सुनी हैं जो क्रॉसफायर में फंस गए हैं। अन्य लोगों ने देखा है कि मास्क पहने हुए पुरुष भवन के माध्यम से दौड़ रहे हैं, उनके हाथों में हथियार और उनके चेहरे काले मास्क के पीछे छुपे हुए हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि भवन के बाहर एक वैन पार्क की गई है, जिसके अंदर के लोग रात में भाग जाते हैं। डकैती की आवाजें एक अजीब सी शांति द्वारा दोहराई जाती हैं, जो एक साझा हड़ताल है जो महीनों में प्रक्रिया होगी। दृश्य एक पूर्ण विनाशकारी है, एक क्रूर याद दिलाता है कि हिंसा के परिणामस्वरूप क्या होता है। हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर ले जाने दें, जो 6 पुरुषों की कहानी है जो अपने हाथों में सबसे बड़े कैश डकैती को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। उनकी योजना सावधानी से बनाई गई थी, उनकी कार्रवाई बिना किसी त्रुटि के थी, जिससे डेटेवेंट्स के पास कुछ भी नहीं मिला और एक रहस्य था जो वर्षों में अनसुलझा हो गया। लेकिन जब हम इस मामले में डुबकी लेते हैं, तो एक सवाल एक ही समय में हड़ताल करता है, वे कैसे ऐसी एक बड़ी चोरी को अंजाम दे सकते थे? जब हम डनबर आर्मर्ड डकैती की कहानी में डुबकी लेते हैं, तो आप जानने के लिए तैयार होंगे कि यह चोरी कैसे हुई थी, जिसमें एक जटिल जालबाजी और दुश्मनी का एक जाल था। आप मास्टरमाइंड के साथ मिलेंगे, जो इस ऑपरेशन के पीछे था, एक व्यक्ति जिसके पास एक परेशानी भरा इतिहास था और हिंसा के लिए एक प्रवृत्ति थी। और आप डेटेवेंट्स के साथ मिलेंगे, जो सबूतों को इकट्ठा करने और अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक कहानी है जो लालच, शक्ति और 2 विश्वों के टकराव के परिणामस्वरूप होती है। एलन पेस 3 डनबर आर्मर्ड रोबी के मास्टरमाइंड थे, जो उस समय कैलिफोर्निया के कॉम्पटन में 30 वर्ष के एक आदमी थे जब यह चोरी हुई थी। वह एक पति और एक पिता थे, जिनका घरेलू जीवन काफी स्थिर था, जो उनकी इस अपराध में शामिल होने को और भी चौंकाने वाला बनाता था। पेस डनबर के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा निरीक्षक के रूप में काम करते थे, जहां उन्हें कंपनी की सुविधाओं और प्रोटोकॉल तक पहुंच थी। उनके स्थिर नौकरी और परिवार के बावजूद उनके दोस्तों और जान पहचान वालों में उनके पिछले कठिन समय के बारे में सुनाई देने लगे।
उनके सहकर्मियों ने उन्हें एक दोस्ताना और बाहरी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता था। पेस के दोस्तों और परिवार ने उन्हें एक प्रिय और संबंधित व्यक्ति के रूप में जानते थे, जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि उन्होंने भी यह जानते थे कि वह जोखिम उठाने और अनियंत्रित व्यवहार में शामिल होने की प्रवृत्ति रखते थे। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि वे जानते थे कि वे कौन हैं जो एक बड़े चोरी की योजना बना रहे थे। पेस की आकर्षक व्यक्तित्व और आकर्षण ने लोगों को उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए मुश्किल बना दिया, यहाँ तक कि जब वे शुरू में संदेह करने लगे थे। हालांकि पेस के दोस्तों ने यह जानकर कि वह कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, कुछ सूक्ष्म चेतावनी संकेतों को देखा। जैसे जैसे चोरी की योजना बनाने के महीनों की ओर बढ़े, पेस का व्यवहार बढ़ती ही जा रहा था। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना बंद कर दिया और उनके साथ उनके संबंध खराब होने लगे। उनकी पत्नी और बच्चे को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन वे इसे सही ढंग से नहीं पहचान पाए। इसके बीच पेस के दोस्तों ने यह देखा कि वह अजीब व्यवहार कर रहे थे, हमेशा जल्दी से जाने की कोशिश करते थे और हमेशा अपने पीछे देखते थे। यह जैसे अगर वह कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। हालांकि पेस के दोस्त यूजन हिल ने पहले कुछ देखा, जो कि पेस के मेंटोर और दोस्त के रूप में हमेशा देखा जाता था। हिल ने हमेशा पेस की प्रशंसा की थी, लेकिन वह पेस के कुछ बड़े प्लान की संभावना को नहीं भूल पाया। उन्होंने अपने साझा दोस्तों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया, लेकिन कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, हिल की संदेह केवल और भी मजबूत होती गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पेस ने क्या प्लान किया था। और उस दिन सितंबर 1997 में, जब सब कुछ बदल गया, लेकिन एक छोटे से वास्तविक संपत्ति ब्रोकर के लिए, जो इस बड़े चोरी में एक निर्दोष गवाह था, एक अनजान मुलाकात ने पूरे मामले को उजागर करने की कुंजी बन गई। 12 सितंबर 1997 को ठीक 12:30 बजे डाउनटाउन लॉस एंजल्स पर एक तूफान गिरा, शहर को एक अंधेरे पर्दे से ढक दिया। सड़कें खाली थीं, सिवाय डनबर अरमोर्ड फैसिलिटी के, जो मेटियो स्ट्रीट पर स्थित था, जहां 6 लोग एक दुस्साहसी चोरी को अंजाम देने की तैयारी में थे। हवा में उत्साह की भावना थी, शहर पर बारिश की गंध एक खतरे की तरह लटक रही थी। चोरों की टीम, प्रत्येक एक अनुभवी पेशेवर, ने इस पल की योजना बनाने के लिए महीनों से काम किया था। उनकी हर गतिविधि को मिनट के हिसाब से गिना गया था। पहले गार्ड ने अपना लंच ब्रेक लिया, चोरों ने कार्रवाई शुरू कर दी। उनके दिल में डर और उत्साह का मिश्रण था। अलन पेस 3, चोरी का मास्टरमाइंड, ने महीनों से फैसिलिटी पर जासूसी की, सुरक्षा कैमरों का अध्ययन किया और उनकी घूमने की गति को निश्चित करने के लिए समय को निर्धारित किया ताकि गार्ड्स सबसे कमजोर समय पर हों। उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों को भर्ती किया, प्रत्येक एक कुशल चोर था, जिनके पास प्रतिष्ठा थी कि वे अनदेखा होकर अंदर और बाहर जा सकते हैं। टीम ने चोरी के लिए कई बार अभ्यास किया, अपने कदमों को सुधारा और हर संभावित दुर्घटना की भविष्यवाणी की। चोरी की रात, उन्होंने एक पार्टी के रूप में एक घर में इकट्ठा हुआ, जिसे एक पूर्वकाल के रूप में उपयोग किया गया था ताकि वे अपने लिए एक अलीबी स्थापित कर सकें और भीड़ में मिल सकें। जब वे फैसिलिटी की ओर बढ़े तो उन्हें पता था कि समय उनके पास नहीं था। भीतर पहुंचते ही चोरों ने कार्रवाई शुरू कर दी, गार्ड्स को एक-एक करके हमला किया जब वे अपने लंच ब्रेक लेते थे। उन्होंने डक्ट टेप का उपयोग करके कर्मचारियों को शांत करने के लिए अलार्म को बजाने से रोका। 30 मिनट में उन्होंने एक यूहॉल ट्रक को $18.9 मिलियन के नकदी से भर दिया,
बारिश की आवाज उनके ऊपरी धातु के छत के खिलाफ पीट रही थी। पेस ने पूरी कार्रवाई को सटीकता से समय दिया, जानते हुए कि कौन से बैग सबसे उच्च नोटों और अनसीक्वेंशियल बिल्स के साथ थे। जब वे पैसे लोड कर रहे थे तो चोरों को पता था कि उन्होंने अपने जीवन काल की चोरी को अंजाम दिया है। उनके नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। चोरी का सबसे हैरान करने वाला एकल विवरण यह था कि चोरों ने एक गोली किए बिना चोरी को अंजाम दिया। उनकी कौशल और सटीकता का प्रमाण। उन्होंने फैसिलिटी से बिना किसी जबरन प्रवेश या निकास के छोड़ दिया। बारिश ने उनके पीछे के पैरों को छुपा दिया और उन्हें पता था कि उन्होंने एक आदर्श अपराध को अंजाम दिया है। नकदी के साथ एक यूहॉल ट्रक को चलाया जा रहा था जो रात में गायब हो गया। पुलिस को जांच करने के लिए छोड़ दिया। चोरों को पता था कि वे समय से बाहर हो रहे हैं और उनका रहस्य जल्द ही छुपा नहीं रहेगा। पुलिस ने अपराध स्थल पर लगभग 10 बजे अगले दिन प्रतिक्रिया की, लेकिन यह दिखाई दिया कि चोर लोग हवा में विलीन हो गए थे। कोई भी मजबूरी का प्रवेश या संघर्ष का कोई सबूत नहीं था और उन्होंने लगभग कुछ भी छोड़ दिया जिससे पुलिस उन्हें पहचान सके। डनबर आर्मर्ड फैसिलिटी को बर्बाद पाया गया। कर्मचारियों को डक्ट टेप से बांधा गया और उन्हें अपने आप बांधने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस ने पहले सोचा कि यह एक पेशेवर गैंग का काम हो सकता है, लेकिन कुछ भी उन्हें इस चोरी के वास्तविक पैमाने के लिए तैयार नहीं कर सकता था। अधिकारियों को अपराध स्थल पर कम से कम सबूत के कारण अपराध की जांच शुरू करना और भी मुश्किल बन गया। जैसा कि पता चला, सबूत का वह मुख्य टुकड़ा जो सब कुछ बदल गया, यह था एक स्टैक ऑफ बैंक नोट्स जो इयान लामर हिल ने एक वास्तविक एस्टेट ब्रोकर को दे दिए थे। हिल को पता नहीं था कि बैंक नोट्स अभी भी अपने मूल करेंसी स्ट्रैप्स में सुरक्षित थे, जिससे ब्रोकर ने पुलिस को संपर्क किया। यह खोज 2 साल बाद चोरी के बाद की गई थी और अधिकारियों को अंततः अपराध के मुख्य घटनाक्रम को जोड़ने में शुरू करने की अनुमति मिली। स्ट्रैप्स को चोरी किए गए नकदी से जोड़ा गया और तब से जांचकर्ताओं ने चोरी के फंडों के साथ संपर्क में आए एक श्रृंखला के व्यक्तियों की तलाश शुरू की। यह मामले का टूटना अधिकारियों को अपराधियों को पकड़ने के लिए दौड़ने के लिए मजबूर किया। जांच के बाद मुख्य आरोपी सामने आए, जो एलन पेस III और उनके बचपन के दोस्तों पर केंद्रित थे। एलन पेस III डनबर आर्मर्ड फैसिलिटी में एक क्षेत्रीय सुरक्षा निरीक्षक थे और पहले एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर चुके थे। पहले जांचकर्ताओं ने सोचा कि यह एक अंदरूनी काम हो सकता है, लेकिन सबूत पेस के शामिल होने के रूप में एक मास्टरमाइंड के रूप में इंगित करते थे। एक कारण, साधन और अवसर पेस के लिए चोरी का मास्टरमाइंड बनाने के लिए था, लेकिन जांच को और सबूतों की आवश्यकता थी जो सबूतों को मजबूत कर सके। एक ऐसी सूचना का पता चला जो महीनों की जांच को बर्बाद कर दिया, जो पड़ोसी शहर में एक संभावित आरोपी का पता लगाने की बात थी। सूचना इतनी वादी थी कि जांचकर्ताओं ने महीनों तक इसे पीछा किया, लेकिन अंततः यह केवल एक लाल बत्ती साबित हुई। यह गलत निर्देश का मतलब था कि समय की कीमत बर्बाद हो गई और अन्य संभावित सूचनाओं पर ट्रेल को ठंडा हो गया। जैसा कि पता चला, मुख्य आरोपी खुले आम थे और जांचकर्ताओं ने उन्हें देखे जाने के सबूत को देखा था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह ट्विस्ट या खुलासा होगा जब ईजेन लामर हिल जूनियर ने 2 साल बाद डकैती के बाद एक वास्तविक संपत्ति ब्रोकर को एक स्टैक के साथ एक स्ट्रैप में सुरक्षित बैंक